अगर आप भी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको सीडीएसएल कंपनी के बारे में पता ही होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार। तो चलिए आज हम जानते हैं सीडीएसएल कंपनी के बारे में, इसका पूरा बिजनेस मॉडल और ये कहां से रेवेन्यू जनरेट करता है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं डिपॉजिटरी होता क्या है। जैसे हम अपने पैसा को सेफ रखने के लिए बैंक का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम अपने फाइनेंशियली एसेट्स यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, एनपीएस का यूनिट्स, आपका म्यूचुअल फंड का होल्डिंग्स, स्टॉक्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है कि आपको कोई कागज़ का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, बस एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर होता है जिसमें आपका हिसाब रखता है डिपॉजिटरी। तो इसका हम सेफ रखने के लिए हम कितना खरीदे कितना बेचे, इसको पूरा हिसाब रखने के लिए हम डिपॉजिटरी का इस्तेमाल करते हैं। भारत में दो ही डिपॉजिटरी है, एक है एनएसडीएल और दूसरा है सीडीएसएल। 1995 से पहले कोई डिपॉजिटरी नहीं था। तब क्या होता था ना, हमें कागज़ में सर्टिफिकेट इशू होता था कि हमारे पास इतना शेयर है या हम इतना शेयर बेच दिए। तो ये कागज़ में होता था, एक सर्टिफिकेट मिलता था जो ज़्यादातर फ्रॉड होता था। कोई भी तो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट निकाल सकता है। और ये जो प्रोसेस है ना, कंपनी के पास भी वो सर्टिफिकेट जाके पहुंचेगा कि ये आदमी आपका शेयर अभी खरीदा, ये आदमी इतना शेयर बेच दिया। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा था। जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस करता गया और दुनिया भर का फ्रॉड को रोकने के लिए डिपॉजिटरी का गठन किया गया। 1996 में एनएसडीएल का गठन हुआ, जिसका मेजर प्रोमोटर्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से है। और 1999 में सीडीएसएल का गठन हुआ, जिसका मेजर प्रोमोटर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से है। और हम दूसरी बात यह है कि ये दो डिपॉजिटरी में से ओनली सीडीएसएल ही स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अब हम समझते हैं सीडीएसएल कहाँ से पैसा कमाता है। एनुअल इश्यूर चार्जेस। जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है, उसका पूरा हिसाब किताब डिपॉजिटरी के पास होता है। यानी जब कोई XYZ कोई भी कंपनी आया, वो कितना शेयर इशू करेगा और उसका कितना शेयर का पूरा हिसाब किताब डिपॉजिटरी में ही रहता है। तो इसके बदले ये जो कंपनी सारे डिपॉजिटरी को एक एनुअल चार्जेस पे करते हैं, जिसको एनुअल इश्यूर चार्जेस बोला जाता है। नंबर 2, ट्रांजैक्शन चार्जेस। हम कभी भी कोई स्टॉक बाय और सेल करते हैं, इसके बदले हमें एक चार्ज पे करना पड़ता है डिपॉजिटरी को। क्यों? क्योंकि डिपॉजिटरी जो हमारा इतना दिन का हिसाब रखता है, हम कितना स्टॉक खरीदे कितना स्टॉक सेल किए, इसके बदले हमें एक डिपॉजिटरी को चार्ज पे करना पड़ता है। तो ये हो गया नंबर सेकंड रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका सीडीएसएल का। नंबर 3, आईपीओ एंड कॉर्पोरेट एक्शन चार्जेस। जब भी कोई कंपनी नया आईपीओ लाता है, तभी भी उसको डिपॉजिटरी को पे करना पड़ता है, क्योंकि उसका पूरा शेयर का जो हिसाब किताब है, किसको कितना गया, कितना स्टॉक होल्डिंग पे है, पूरा हिसाब किताब डिपॉजिटरी रखता है। यहाँ तक कि जब भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है, यानी कोई कंपनी बोनस देता है, कोई स्प्लिट देता है, ये सारे के लिए डिपॉजिटरी को ही काम करना पड़ता है, जिसके वजह से डिपॉजिटरी इन कंपनियों से एक चार्ज मांगता है। तो ये हो गया नंबर तीसरा, सीडीएसएल और पूरा डिपॉजिटरी का रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका। नंबर 4, सीडीएसएल अपनी सब्सिडरी कंपनियों में से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है। सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड, इंश्योरेंस डिपॉजिटरी लिमिटेड, कमोडिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये दरअसल सीडीएसएल का ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिससे सीडीएसएल हर साल अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है। दोस्तों, जहां पर एनएसडीएल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ऊपर फोकस करता है, वहीं पर सीडीएसएल रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर फोकस करता है। यानी भारत में जैसे ही फाइनेंशियली लिटरेसी बढ़ता जाएगा, लोग इक्विटी में ज़्यादा निवेश करते जाएंगे, ये सारे फायदा सीडीएसएल को आने वाला है। नंबर 2, इंडस्ट्री के बारे में एक बार बात करते हैं, क्योंकि मान लीजिए डिपॉजिटरी दो ही इंडिया में है, क्या तीसरा डिपॉजिटरी बन सकता है? दरअसल गवर्नमेंट इसके लिए 100 करोड़ का टर्नओवर तय किया है, यानी कोई भी तीसरा पार्टी आना नहीं चाहेगा। और दूसरी बात है, क्योंकि ये फाइनेंशियली एसेट का हिसाब रखते हैं, इसमें फ्रॉड होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, इसीलिए गवर्नमेंट इसको जितना लिमिटेड रखे उतना ही रहेगा। यानी तीसरा पार्टी आना यहाँ ना के बराबर या जीरो के बराबर है। तो ये सारे जो फायदे जाएगा किसको? एनएसडीएल और सीडीएसएल को। क्या आप कभी ये सोचे हैं कि आप अपना जो डिपॉजिटरी अकाउंट है, उसको कभी दूसरे अकाउंट में स्विच कर देंगे? दरअसल इसके लिए एक हाई कॉस्ट भी पे करना होता है, और कोई ऐसा क्यों करेगा? जब तक कोई ज़्यादा बड़ा फ्रॉड ना हो जाए डिपॉजिटरी में, तब तक कोई सोचेगा भी नहीं कि मैं अपना जो डिपॉजिटरी अकाउंट है उसको दूसरे में स्विच कर लूँ। तो इसका पूरा फ़ायदा जाता है सीडीएसएल को और एनएसडीएल को भी,
क्योंकि हम यहाँ पर CDSL की बात करें तो मैं ये बोल रहा हूँ कि CDSL को इतना फ़ायदा हो सकता है। तीसरी बात ये है कि मान लीजिए कल बहुत ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, क्या CDSL को मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे सारे के सारे जो हिसाब किताब रहता है ये पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है CDSL को अपना टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़े या अपना स्टोरेज कैपेसिटी को डेवलप करना पड़े, लेकिन उसको ह्यूमन की कोई ज़रूरत नहीं होगा। उतना ही आदमी में और बहुत ज़्यादा करोड़-करोड़ में डीमैट अकाउंट को ये लोग मैनेज कर लेंगे। तो इसका पूरा फ़ायदा जाता है CDSL को। अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफे, टूल बूथ का बिजनेस एक बेहतरीन बिजनेस होता है। तो CDSL का बिजनेस दरअसल कुछ इस प्रकार से है। CDSL दोनों तरफ से चार्ज करता है, निवेशक से भी और कंपनियों से भी जो भी लिस्टेड हैं। वो बस एक बीच में काम करता है, हमारे स्टॉक का हिसाब रखना। दूसरी बात है उसको कैसे मैनेज किया जाए, सारे चीज़ वही रिकॉर्ड मेंटेन CDSL करता है। तो इसके बदले वो हम उसको छोटा-छोटा आकार में एक चार्ज पे करते हैं। तो ये एक मेरे हिसाब से तो एक बेहतर निवेश ऑप्शन है, लेकिन ये बिल्कुल दोस्तों स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। कभी भी आप निवेश से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह ज़रूर ले लें। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।